नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रैक्टिस एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे आर ओ ए आर ओ 2023 के लिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? किसका आपातकाल का उपबंध किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 18 में आपातकाल का उपबंध किया गया है। इसमें दिया भाग 15। भाग 15 में आपका निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां हो गई, पिछड़े वर्ग हो गए, आंग्ल भारतीय हो गए। इन सभी के बारे में आपका भाग 16 में दिया गया है। भाग 17 में राजभाषा, मतलब संघ की भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषाएं कैसी होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि सभी की भाषाएं कैसी होगी, इसका प्रावधान आपका भाग 17 में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जाती है। ऑप्शन आंतरिक अशांति है, सशस्त्र विद्रोह है, बाह्य आक्रमण है, युद्ध है। तो 352 के तहत आपका सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, बाह्य आक्रमण हो जाएगा और युद्ध हो जाएगा, लेकिन आंतरिक अशांति आपका 352 के तहत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? मतलब आपात की उद्घोषणा जो है संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग में किया जा सकता है। तो इसका प्रावधान आपका 42वां संविधान संशोधन में किया गया है, जो 1976 में लाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात के घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन? फखरुद्दीन अहमद थे। जब ये आपातकाल घोषित किए थे तो बिना मंत्रिमंडल के ही घोषित कर दिए थे। उस समय मतलब ये परामर्श नहीं लिए थे मंत्रिमंडल के द्वारा और ये घोषित कर दिए थे तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत ही यह प्रावधान किया गया है कि अब आपातकाल की घोषणा होगी तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा मतलब लिखित सूचना दी जाएगी, तभी राष्ट्रपति घोषणा जारी कर सकता है। तो इस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के लिए अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों के अंदर क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है? नहीं, ये तो गलत है। दूसरा दिया, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है? हाँ, ये सही है। तो सी का आंसर हो जाएगा आप बी और 6 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है, आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीति से पालन कर सकता है। ये सही है आपका। दूसरा दिया, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये भी सही है। संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों कथन सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 माह द्वारा। कितने? 3 माह द्वारा। नहीं, इसका हो जाएगा 6 माह। सॉरी, गलत है। 6 माह द्वारा हो जाएगा। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा 6 माह तक लागू रह सकती है। 9वां दिया है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपातकाल के दौरान
मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कौन से अनुच्छेद हैं जो मूल अधिकार को प्रभाव करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 358 और 359। 359 और 358 में यह प्रावधान किया गया है कि जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी तो अनुच्छेद 19 के जितने 6 मूल अधिकार दिए हैं वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। और 359 में ये प्रावधान है कि जब बाहरी तथा साथ ही आंतरिक आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 क्या होंगे, इसके प्रावधान क्या होंगे, निलंबित हो जाएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाती हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला। जो राज्य विधानमंडल है उसकी शक्ति संसद ले लेती है। कब? जब राष्ट्रपति शासन लगाता है तो। कब? जब राष्ट्रपति शासन लगाता है तो राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के हाथों में चली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन राज्य में कितने दिनों के लिए या वर्षों के लिए लागू किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष तक राष्ट्रपति राज्य में शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी एक बार भी भारत में नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आपका अनुच्छेद आर्टिकल किस में दिया है? 360 में। 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। कौन सी समिति केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तारकेंडू समिति। राजमन्नार समिति ये भी आपका केंद्र राज्य से संबंधित है। सरकारिया आयोग भी संबंधित है और पुच्छी आयोग भी आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो तारकेंडू समिति आपका संबंधित नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकट चलैया समिति के द्वारा। वेंकट चलैया समिति द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी एक समिति के द्वारा होगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ग्रामोद्धार समिति का बलवंत राय मेहता समिति के। ये बलवंत राय मेहता आपका 1957 में लाया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ। क्या पूछा है? लागू पूछा है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में आया था, लेकिन पूरे देश में लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 में। लेकिन आया कब था? 1992 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बिल्कुल गलत। 73वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बी क्या कह रहा है? किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। नहीं, हाँ ये सही आपका है, ग्राम सभा कहा जाता है। तीसरा क्या दिया है? ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जाता है। नहीं, बहुत से गांव शामिल किए जाते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण सब मूल्यांकन करता है। ये भी गलत है। ग्राम पंचायत नहीं करता है, आपका ग्राम सभा ग्राम पंचायत का निरीक्षण मूल्यांकन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी ग्राम की निर्वाचन नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
क्या पूछा है? असत्य पूछा है। पहला दिया है अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ये आपका सही है। बी दिया है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी सही है। सी दिया है पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है, नहीं, ये आपका गलत है। राज्य निर्वाचन को नहीं, ये किसको है? राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में विधि बना सकती है। डी क्या दिया है? पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा शेष अवधि के लिए। शेष अवधि के लिए नगर पालिका कार्य करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत पद आरक्षित होनी चाहिए? किसमें? ग्राम पंचायत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक पंचायत के भंग होने के माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, कितने? 6 माह के अंदर। मतलब एक पंचायत जब भंग हो जाएगी तो 6 माह के अंदर उसका चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है कौन? तो राज्यपाल। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के लिए कितने विषय का प्रावधान किया गया है? कितने विषय का? तो 18 विषय का। 18 विषयों का प्रावधान किया गया है। यह 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 के क में नगरपालिका को मतलब जोड़ा गया। नगरपालिका का प्रावधान किस में दिया गया है? भाग 9 के क में। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था कब? कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? 1687 में हुआ था मद्रास में। इसके बाद कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। किसकी? नगर निगम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संस्था एवं संरक्षण दिया गया है। संवैधानिक संस्थान और संरक्षण दिया गया है, किसके तहत दिया गया है? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका सहकारी समितियों का संवैधानिक स्थान और संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की गई कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा? वित्त आयोग आपका 360 में दिया गया है अनुच्छेद, लेकिन इसकी समिति के द्वारा पूछा गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा पी.के. थुंकन समिति के द्वारा। पी.के. थुंकन समिति के द्वारा आपका हर राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग सहकारी समिति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 के ख में दिया गया है सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न करना। विधानसभा चुनाव संपन्न करना ये भी गलत है। विधान परिषद का चुनाव कराना ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? किसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 1952 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम हुआ था, वो भी अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके और किनके द्वारा किया जा सकता है? इसका हो जाएगा बी, सिर्फ
बी के द्वारा, सी होगा इसका आंसर। ए और बी दोनों संसद द्वारा भी होता है और राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। उच्च और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों की जो गठन है वो संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? किसमें? उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन हो जाएगा। ये आर्टिकल 136 में इसका प्रावधान दिया गया है स्पेशल लीव पिटीशन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में दिया गया है। ये आपका सही है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपका 108 में, संयुक्त बैठक आपका अनुच्छेद 108 में दिया गया। ये आपका सही है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए, ये किसमें दिया है? 64 में। ये भी आपका सही है। लेकिन जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है अनुच्छेद 31 में नहीं दिया गया है। ये आपका किस में है? 127 में दिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान 127 में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से होता है? तो इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्श से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? इसमें ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? तो इसका हो जाएगा प्रीवी काउंसिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व हम सर्वोच्च अपील कहाँ करते थे? प्रीवी काउंसिल में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, जो वरिष्ठतम होता है उसी को चुना जाता है राष्ट्रपति के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है? न्यायपालिका का स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आइए देखते हैं। स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना। स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना, ये आपका गलत है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, ये आपका सही है। सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, ये भी आपका सही है। न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 और 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन शामिल है? तो मौलिक अधिकार भी शामिल है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी शामिल है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी शामिल है और संबंधित भी क्षेत्राधिकार आपका शामिल है। तो ये आपका सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? क्या पूछा है? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी तो भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था? प्रधान न्यायाधीश पूछा है इसमें, न्यायाधीश तो PN भागवती थे उस समय। जनहित याचिका के समय प्रधान न्यायाधीश कौन था? PN भागवती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति आपका मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। ये भी सही है आपका, हाँ ये सही है। 233 में आपका जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में दिया गया है।
जिला न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य के न्यायिक सेवा में हो, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। ये आपका गलत है। 7 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। इसने पूछा है सही, हाँ तो ये आपका सही हो जाएगा। बी भी आपका सही है। तो 42 का कौन सा हो जाएगा? सी। ए और बी आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है? मोबाइल कोर्ट को मानस पुत्र की संज्ञा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र संज्ञा दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित न्यायालय और उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित गलत युग्म को पहचान करना है। गलत युग्म को पहचान करना है। तो कोलकाता हाई कोर्ट में आपका पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, ये सही है। केरल हाई कोर्ट में कौन कौन आता है? केरल आता है, लक्षद्वीप आता है, ये भी आपका सही है। मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक का खुद का अपना हाई कोर्ट होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथनों की पहचान कीजिए। वह भारत का नागरिक हो, ये आपका सही है। इसमें क्या पूछा? गलत। गलत प्रावधान का हमें चुनना है। तो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, नहीं, ये गलत है आपका। 7 वर्ष तक नहीं, 10 वर्ष होता है, 10 वर्ष तक। सीधी या एक या अधिक राज्य के उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है, ये आपका सही है। डी दिया है, बी तथा सी। तो 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। अरे बी होगा, क्योंकि गलत पूछा है तो आपका बी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? 60 वर्ष से बढ़ाकर आपका 62 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 15वां संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से 62 वर्ष से बढ़ाकर आपका 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है? किसमें किया गया है आपका? अनुच्छेद 215 के माध्यम से उच्च न्यायालय का भी अभिलेख न्यायालय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, ये सही आपका है। निर्वाचन जो आयुक्त होता है वो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों द्वारा मिलकर बना होता है। दूसरा दिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा दिया है, संविधान का अनुच्छेद 224 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 224 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बिल्कुल सही, ये आपका तीनों सही है, अर्थात डी होगा, 1 और 2 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। निर्वाचक नामावली तैयार करना, हाँ ये भी इसका निर्वाचन आयोग का काम होता है। निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, ये भी सही है। राजनीतिक दलों का निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, तीनों आपका इसमें सही है। निर्वाचन आयोग से संबंधित ये तीनों है, निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, राजनीतिक दलों का निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है इसका। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। थैंक यू। आप सभी का पॉलिटी क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।